क्या हालचाल है भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, जुड़ चुका हूँ आपके साथ में। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि हाँ सर, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है। सुहानी सिंह, पूनम झा, पिंकी कुमारी, अजित कुमार, शाहीन परवीन, आशीष, अशु, कुमारी राखी, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक अगर मैं आपको बताऊंगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें पढ़ाई थी। लाइक जैसे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा वाइड बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, लास्ट में अगर हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में लेकर के, तो लास्ट में जो हमारी चीज़ थी, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे, तो कल मैंने आपको, हालांकि हम लोग पढ़ तो एनसीईआरटी रहे ही थे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट ही काम चलेगा। अब ऐसे अगर एनसीईआरटी वाइज पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा और अलग से प्रॉपर चीजें करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कल आपको बताया था महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में, है ना। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने आपको कल समझाया था। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें सबसे पहले इन्हीं टॉपिकों को फिनिश करें। सबसे पहले हम आपको महाद्वीपों के बारे में पढ़ाएं, फिर हम आपको महासागरों के बारे में पढ़ाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से और आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे, ठीक है। तो आज से हम जो है अलग से, मतलब उसी चीज को आगे बढ़ेंगे। आज से हम पहले टोटल कंप्लीट महाद्वीप आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आपको पढ़ाएंगे। इसमें मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी का कंटेंट आपको इसमें दिया जाएगा जितना भी आपका है, प्लस एससीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस लेवल की चीज़ में प्रोवाइड कर सकूंगा, ठीक है। चलिए, तो महाद्वीपों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? तो एक बार कमेंट कर दें कि हाँ सर, हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। फिर हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर मार्कर थोड़ा सा मोटा लीजिए। ओके जी, ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, है ना। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा जी, जो हुक्म मेरे आका। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे, ये हमने आपको कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा ही दिया था महाद्वीप के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में इतना आपने कल पढ़ लिया था कि जैसे क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, तो एरिया के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हमने आपको पढ़ाया था। वहीं अगर हम जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के अनुसार चीज़ों को अगर देखेंगे, तो जो महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो है वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, इसलिए हमने इनकी संख्या 6 कंसीडर की है। यहाँ पर संख्या कितनी है? 7 यहाँ पर संख्या है, कोई इशू तो नहीं है। इनको आप एक बार नोट कर लें, इनको आप याद कर लें। ये महाद्वीपों का क्रम है और उसमें एक एक करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम जिस महाद्वीप को पढ़ाएंगे, यूरोप महाद्वीप को पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यूरोप महाद्वीप को करेंगे, एक एक करके इसके पूरे के पूरे देशों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको नोट करें यहाँ पे, डन, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार ये देख लेता हूँ यहाँ पे कि इसमें जो है पूरा मानचित्र है या नहीं है। नहीं है, इसमें पूरा मानचित्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं जरा मानचित्र में डाउनलोड कर लेता हूं आपके लिए, यूरोप का मानचित्र, ताकि आप सही हो जाएंगे।
यूरोप मैप। तो यूरोप मैप देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे है ना कंप्लीट यूरोप का जो मैप होगा। टूल्स में जाएंगे, साइज में जाएंगे और इसको लार्ज कर देंगे, है ना, तो बढ़िया मानचित्र आ जाएगा। तो यूरोप का एक ये बढ़िया मानचित्र हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एचडी में। इसको कर लेते हैं हम डाउनलोड। कहाँ से होगा जी डाउनलोड? सेव इमेज, डेस्कटॉप पे, है ना। चलिए, चलो, तो ये जो आपके सामने नक्शा है, इस नक्शे को आप देख रहे हो, पूरा आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, जहां मैंने मार्क किया है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, तो आप जो देख रहे हैं, यह जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप कॉन्टिनेंट। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है यूरोप कॉन्टिनेंट है। और इस पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को समझाना हमारा जिम्मेदारी है, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले, जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा यूरोप महाद्वीप है, इधर क्या है? अटलांटिक ओशियन है। ये क्या भैया? इधर क्या है? इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अटलांटिक ओशियन कहेंगे, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर ऊपर आप चले जाएंगे, तो ऊपर आपके में क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है। इस साइड में लास्ट में अगर हम देखेंगे, यह जो एशिया से जो अलग हो रखा है, वहां पे भी क्या हो जाएगा? एक महासागर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना। अच्छा, इस यूरोप में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बहुत सारे देश हैं। जैसे यहाँ पर एक देश है, ये आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड। यहाँ थोड़ा देशों के बारे में समझ लीजिए। नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड, फिनलैंड के बाद यहाँ पे रसिया का हिस्सा, फिर ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ कालिनग्राड एक जगह, यहाँ पे बेलारूस देश है, यहाँ पे पोलैंड देश है, यहाँ पे यूक्रेन है। ये रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, ये वही देश, दो देश हैं, ध्यान रखिएगा, यूरोप के। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जर्मनी का हिस्सा है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, ये लग्जमबर्ग है, ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, सर्बिया है ना, नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहाँ पे मैसेडोनिया, ये बुल्गारिया देश है, ये रोमानिया देश है, ये अल्बानिया देश है, यह ग्रीस देश है, यह इस्तांबुल है, यह टर्की है जो एशिया और यूरोप दोनों में सीमा लगाता है, यह इटली देश है। यहाँ पे इटली देश के यहाँ पे छोटा देश मोनाको देश भी है यहाँ पर, है ना। इटली देश हो जाएगा, मोनाको देश हो जाएगा, यहाँ पर ये स्पेन देश हो जाएगा, यहाँ पर ये पुर्तगाल देश हो जाएगा, है ना। कुछ और भी छोटे छोटे देश हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर एशिया और यूरोप की सीमा पड़ जाता है, साइप्रस देश है। ऊपर आ जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे आयरलैंड है ना। आयरलैंड के बाद यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड है, यहाँ ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो है सभी के सभी देश आप देख पा रहे हो। सर कैन आई सी फ्रेश मैप बिकॉज इट्स ब्लर क्वालिटी? मुकेश यादव जी, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तरफ से अपनी इंटरनेट की क्वालिटी को ठीक कर लीजिए। इतनी बढ़िया इंग्लिश आप लिख रहे हैं कि मतलब पढ़ के लगता है मेरा भी जैसे कि। एक बार लाओ मैं देख लेता हूँ कौन सा आपको ब्लर क्वालिटी का आ रहा भैया। पढ़ाने मत दीजिएगा आप। दिख रहा है मुकेश जी? दिख रहा होगा आपको? जरा ये देखिए मेरे मोबाइल में, क्लियरिटी विजिबल है एकदम, विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और फिर भी इतनी बढ़िया लंबी चौड़ी इंग्लिश में लिख रहे हैं। पढ़ाई करने के बजाय और बढ़िया आपको देशों के बारे में पढ़ना है तो आप एक काम कर लीजिए ना, एक एटलस मंगा लें भैया अपने घर पे। सभी लोग कम से कम
अपने घर पे एक एटलस मंगा लें। लेकिन मुझे पता है आप लोग बिहार से हैं, मानेंगे या नहीं, इसलिए मैं कमेंट को कर दे रहा हूँ ऑफ, क्योंकि आप लोग पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करते हो, है ना। बहरहाल चलिए, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके कमेंट ऑफ रहेंगे टिल एंड द क्लास, ठीक है। चलो, अब ये बात याद हो जाएगी, आप यहाँ पे समझ गए, समझ गए। अब एक एक करके हम इस यूरोप महाद्वीप को पूरे को यहाँ पर आपको समझाएंगे भी और आपको पूरा इसके बारे में पढ़ाएंगे भी। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर ये बात समझ चुके थे कि ये महाद्वीपों का यहाँ पर क्रम है इतना, ये बात आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये बात आपने याद कर लिया। अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये यूरोप है, ये ब्लैंक यूरोप है। आप इसके देशों को भर पाएंगे कि कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा क्या है, यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्या क्या इस महाद्वीप की विशेषताएं। जैसे सबसे पहले तो इसकी एक विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ये क्या है, तो यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। इट इज कंप्लीटली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह पूर्ण रूप से कहां पर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। दूसरे की अगर बात करेंगे, याद रख लीजिएगा, तो इसमें मरुस्थलों का अभाव है, अतः इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मरुस्थलों का अभाव है। 99% इसमें कोई मरुस्थल नहीं है। 1-8% कोई छोटा मोटा मरुस्थल हो तो उसकी कह नहीं सकते। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से इसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, डेजर्ट नहीं है। आप जानते हैं कि डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट होता है जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, वर्षा वहां पे हो नहीं, वनस्पति वहां पे उगे नहीं, तो वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है भैया डेजर्ट। बात क्लियर है। चलिए कमेंट खोल दे रहा हूं, केवल काम की कमेंट करना, फालतू कमेंट मत करना। आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। इट इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। द रिच कॉन्टिनेंट, समृद्ध महाद्वीप कहते हैं, अधिकतर पैसे वाले हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ द एल्डरली, वृद्धों का महाद्वीप भी इसको कहते हैं। इसके नाम है, क्या नाम है इसके, ध्यान रखिएगा। इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं, समृद्ध महाद्वीप कहते हैं। समृद्ध महाद्वीप क्यों कहते हैं, रिच कॉन्टिनेंट, पैसे वाले लोग ज्यादातर यूरोपीय देश का सारे के सारे। सबसे पहले पुनर्जागरण रेनेसा हुआ यूरोपियन कंट्री में हुआ, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया यूरोपीय देशों में आया, तो इसलिए वो क्या है भैया, समृद्ध महाद्वीप है, वृद्धों का कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री में बुजुर्ग लोग आपको जो है आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको वृद्धों का महाद्वीप कहेंगे, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यूरोप में कुल 44 देश हैं। देयर आर टोटल 44 कंट्रीज इन यूरोप, जिनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। द लार्जेस्ट ऑफ विच इज रसिया एंड द स्मॉलेस्ट इज वेटिकन सिटी, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी, और जिनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, रूस। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा रूस और सबसे छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी। यूरोप में कुल कितने देश हो जाएंगे, तो यूरोप में कुल 44 देश हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं, बताओ क्लियर है तो यहां पर बताओ कि हाँ सर ये बात हमारी क्लियर है। यस सर। रसिया एशिया में भी नहीं सर, है ना सर, हाँ जी इसके बारे में बताएंगे, रसिया एशिया में भी है।
चलिए समझ में आ गया, क्लियर एक बार, ओके। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हमने बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लिए, आगे चलेंगे, अब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के बारे में ये पॉइंट तो आपने नोट कर लिए, ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट और अलग से आप लिखिएगा यहाँ पे, अगला पॉइंट आप लिखिएगा यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ, मानचित्र को देख के बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका यूरोप में लिखिएगा यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप इज द सिक्स्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू एरिया एंड थर्ड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। सर बार बार रुक क्यों जा रहा है, क्लास रुक रहा है क्या? इंटरनेट तो ठीक ठाक है। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप कॉन्टिनेंट सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, थ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिमी सीमा वेस्टर्न बाउंड्री, पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर, पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर, उत्तरी सीमा नॉर्दर्न बाउंड्री आर्कटिक महासागर, दक्षिणी सीमा सदर्न बाउंड्री भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। यूरोप कॉन्टिनेंट थ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर। इट्स वेस्टर्न बाउंड्री फ्रॉम अटलांटिक ओशियन, नॉर्दर्न बाउंड्री from Arctic Ocean and southern boundary from Mediterranean Sea. Okay. चलिए क्लियर है बात। अब आगे बात करेंगे कुछ कुछ चीजों को लेकर के। अब हम इस यूरोप के देशों के बारे में बात करेंगे, जो यूरोप के जितने भी देश हैं, एक एक करके देशों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे, नॉर्वे से करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नॉर्वे के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए नॉर्वे के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्वे देश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉर्वे देश के बारे में बात करेंगे। राकेश कुमार, मेडनीसी मीन्स पोटैटो, आलू। मेडनीसी मीन्स पोटैटो, आलू। ठीक है, चलो। तो
अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ आप जो देश देख रहे हैं, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है नॉर्वे। क्या नाम है इसका? नाम नॉर्वे। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप देख रहे हैं नॉर्वे की जो सीमा ऐसे करके बड़ी कटी फिटी सीमा है। क्या भैया? ये कैसी सीमा आपको दिख रही है? ये बड़ी कटी फिटी सीमा आपको दिख रही है ना? ये जो कटी फटी सीमा, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं फियोर्ड कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फियोर्ड कोस्ट बोलते हैं, COAST। हिंदी में कहते हैं फियोर्ड तट। फियोर्ड तट यानी ऐसी जो कटी फिटी सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फियोर्ड तट बोलते हैं, कटी फिटी सीमा को। ठीक है भैया, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर कंट्रीज एंड देयर फीचर्स, प्रमुख देश और उनकी विशेषताएं। जितने भी प्रमुख देश हो सकते हैं उनकी उन सभी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए तो नॉर्वे के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसकी राजधानी ओस्लो है। इट्स कैपिटल इज ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और लिख लीजिएगा ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन ओस्लो। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें से एक क्षेत्र है शांति का। वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे देश की राजधानी है। दूसरी बात, पॉइंट लिखेगा, इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। इट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कल परसों निकल के गई है ना 21 जून। 21 जून को यहाँ पे क्या होता है भैया? आधी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। आधी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आधी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, याद रख लीजिएगा। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, मिडनाइट कंट्री कहते हैं, मिडनाइट सन कंट्री कहते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिस कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट फियोर्ड कोस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट इसी देश के पास में है। विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट इसी देश के पास में है। फियोर्ड तट हमने आपको बता दिया ना, ये जो ऐसे कटी फिटी सीमा है उसको हम क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट से सारे पॉइंट नॉर्वे के बारे में। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें समझ में आएंगी। डन। अब आगे और क्या बात कर सकते हैं? इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। इट इज कॉल्ड द वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसे यूरोप का क्या कहते हैं? गर्म कंबल कहते हैं। किसकी वजह से? गल्फ स्ट्रीम नामक धारा की वजह से। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है और उस गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से उसको क्या कहते हैं? गर्म कंबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम एक क्या है भैया? एक गर्म जलधारा। याद रख लीजिएगा, मैं आपको जलधाराएं पढ़ाऊंगा आगे चल करके, फिलहाल आप इतना पढ़ें। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है और इस गर्म जलधारा की वजह से नॉर्वे की स्थिति हमने आपको बताया था विश्व के नक्शे में। विश्व के नक्शे में अगर आप नॉर्वे की स्थिति देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैं आपको पूरे विश्व के मानचित्र में बताऊं, नॉर्वे की स्थिति आप देख रहे हैं बिल्कुल ध्रुव के पास में है। और जब ध्रुव के पास में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ठंडा होगा, बर्फ जमी रहती है। ऐसे में यहाँ पे एक जलधारा पहुंचती है जिस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जलधारा है। जब गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है, ध्यान रखिएगा, तो उसी की वजह से क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। और जब यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, याद रख लीजिएगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं भैया? गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं भैया? इसका गर्म कंबल कहते हैं। ठीक है भैया, इसीलिए इसको यूरोप का क्या कहते हैं? गर्म कंबल कहते हैं। ठीक है भैया, नॉर्वे में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार भी है ना सर? शायद एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए जलधारा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब इतना भी अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता तो फिर मुझे लगता है फिर आपको इंग्लिश पढ़ने का कोई हक नहीं है। जलधारा को आप इंग्लिश में नहीं कर रहे, ओशियन करंट बोलते हैं इंग्लिश में, ओशियन करंट। अगर मैडम जी इतनी भी इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है और आप कह रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पेपर में तो ऐसी टिपिकल इंग्लिश आती है कि फिर आप उसको कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर आपको है ना, तो थोड़ी मर्यादा का भी पालन करें। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और वो कह रहा है जलधारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो थोड़ी सी अचंभा होता है।
ये थोड़ा सा अचंभा होता है। आप लोग भी बताइए, जो बाकी लोग 100-150 बच्चे देख रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, है ना? सर हिंदी नहीं आती, बिहार जैसे राज्य में आप इतनी भी हिंदी नहीं आती है तो बड़ी गड़बड़ है भैया। जब इतनी हिंदी नहीं आती फिर आप स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? प्रॉपर इंग्लिश में बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, जालौन पर्वत इसी देश में है, ध्यान रखिएगा, जहां से लॉ एस की प्राप्ति होती है। एक पर्वत है ऊपर, इसके नॉर्थ साइड में देखेंगे तो वहां पर एक जालौन पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जहां से क्या होता है भैया, और लॉ एस की प्राप्ति होती है। क्या होती है भैया? लॉ एस की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, स्कैंडिनेवियन पर्वत भी यहीं पर स्थित है, इसलिए इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। स्कैंडिनेवियन पर्वत यहीं पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन पर्वत स्थित है, इसलिए इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है भैया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी है। क्या पहले हमने क्या पढ़ा? स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहां पर स्थित है? नॉर्वे देश में। जालोन पर्वत कहां पर स्थित है? नॉर्वे देश में। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं, नॉर्वे देश को कहते हैं। नॉर्वे देश विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ओस्लो में नोबेल का, ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो है। इसकी राजधानी क्या? ओस्लो है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे आगे बात करेंगे। अब हम अगले देश के बारे में बात करेंगे। अगला देश कौन सा है हमारा? तो अगला देश हमारा हो जाएगा स्वीडन। अगला देश कौन सा हो जाएगा हमारा? तो अगला जो देश होगा हमारा, उस देश का नाम क्या हो जाएगा भैया? स्वीडन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? स्वीडन हो जाएगा, याद रखना। अब स्वीडन की क्या रखने भैया? आफ्टर ऑल इट्स बाइलिंगुअल क्लास, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन। ओके जी, तो बाइलिंगुअल क्लास है, आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, परेशान मत होइए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझेंगे? सबसे पहले आप समझेंगे, ध्यान रखिएगा, फिर आप पीआरटी में कैसे पढ़ाएंगे, यही तो समस्या आ रही है। अब ये जो मैडम कह रही है अदा अली 1995 के नाम से कमेंट आ रहा है, अब इतनी भी हिंदी नहीं आती, फिर आप प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए? स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी भैया? स्टॉकहोम हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात लिखिएगा, यहीं पर 5 क्षेत्रों के क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यहीं पर क्या होते हैं बच्चों? 5 क्षेत्रों के क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या दिए जाते हैं? 5 क्षेत्रों के क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोट कर लीजिएगा, हमेशा क्रोनर नामक मुद्रा में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? क्रोनर नामक मुद्रा में दिए जाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को यहाँ पर समझ लीजिएगा। बात क्लियर है? एकदम से हो गया क्लियर? अच्छी बात है। दूसरी बात समझेंगे। दूसरी बात अगर बात करेंगे, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन किया था, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, याद रख लीजिएगा। उसी स्टॉकहोम में 1972 में एक पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ। क्लियर है? रुकिए ना, कितना रुकेंगे भाई? बबी कविता जी, कविता जी, इस सम्मेलन में कोई खास बात, जी हाँ बहुत सारी खास बातें आगे पढ़ाएंगे आपको। पर्यावरण को लेके बहुत सारे एजेंडा फिक्स किए गए थे यहीं पर।
आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, किरूना क्षेत्र जो लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, किरूना एक क्षेत्र है जो लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, वो यही स्वीडन देश में है, वो यही स्वीडन देश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में यूएनईपी का शुभारंभ किया गया था। किसका शुभारंभ हुआ था? यूएनईपी का शुभारंभ हुआ था। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो यूएनईपी की शुरुआत 1972 में हुई थी। जो पूछ रही थी कि कुछ खास बात थी इसमें, तो ये खास बात थी कि यूएनईपी की शुरुआत की गई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में लोकपाल का जो पद लिया गया है, ओम्बुड्समैन का जो पद लिया गया, वो यहीं से लिया गया, ध्यान रखिएगा। भारत में लोकपाल का पद यहीं से लिया गया, ध्यान रखिएगा। भारत में लोकपाल का पद कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है, नोट कर लीजिएगा। किरूना क्षेत्र लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में यूएनईपी का शुभारंभ हुआ। भारत में लोकपाल का पद भी यहीं से लिया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। स्वीडन देश के बारे में कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं भैया? भारत में एक पोस्ट है लोकपाल की पोस्ट, जैसे और भी होती है बहुत सारी पोस्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे ही लोकपाल की पोस्ट है। और वो लोकपाल की पोस्ट हमने यहीं से लिया। ओम्बुड्समैन पॉलिटी में पढ़ेंगे, पॉलिटी वाले टीचर से पूछना कि लोकपाल या ओम्बुड्समैन क्या होता है, ठीक है जी मंटू जी। चलिए अब हम तीसरे पर आएंगे। तीसरा देश क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। तीसरा देश क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया ना आपने? यहां तक नोट कर लिया ना आपने? एक एक चीज बताओ, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए यहां पर। अब हम आएंगे फिनलैंड देश पर। फिनलैंड देश, तो फिनलैंड देश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हेलसिंकी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। फिनलैंड देश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो फिनलैंड देश की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। क्या हो जाएगी? हेलसिंकी हो जाएगी। दूसरा, इसे झीलों का देश कहते हैं। इट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको झीलों का देश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? झीलों का देश कहते हैं इसको, झीलों का देश कहते हैं। या फिर इसी को कहते हैं हजार झीलों की भूमि। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं हजार झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजार झीलों की भूमि इसी को कहते हैं। बहुत सारी झीलें, ध्यान रखिएगा। एक झील है इसमें इनारा झील, और उसी इनारा झील के किनारे एक इनारा शहर स्थित है फिनलैंड में, याद रख लीजिएगा। लेकिन इसकी हजार झील तो है ही है, लेकिन इनमें इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, बिगेस्ट लेक्स इज साइमा। याद रख लीजिएगा, साइमा सबसे बड़ी झील है। साइमा सबसे बड़ी झील है। साइमा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। बहुत मस्त हैं और कंटेंट भी डीप में दे रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया जी, कुछ तो समझ में आए मंटू जी आपकी। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझिए, इनारा झील के किनारे इनारा शहर से। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, 1917 में रूस से आजाद हुआ था। यानी ये जो फिनलैंड देश है, यह 1917 में किससे आजाद हुआ था? रूस से आजाद हुआ था। मैन रहीम रेखा, मैन रहीम होगी, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैन, ये क्योंकि उससे अलग हुआ है तो कोई एक इंटरनेशनल बाउंड्री तो होगी, तो उस इंटरनेशनल बाउंड्री का होता है मैन रहीम। क्या होता है भैया? मैन रहीम होता है। क्या होता है भैया? मैन रहीम होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या होता है भैया? मैन रहीम होता है। क्या होता है भैया? मैन रहीम होता है। नोट कर लिया?
आगे चलें। आपको पढ़ने के अलावा सारे डाउट रहते हैं, सच मुझसे पूछेंगे तो आप पढ़ने के अलावा आपको सारे डाउट रहते हैं। मैं यही वीडियो खोल के यही देख रहा था कि शायद मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दीपिका सिंह जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई और डाउट तो है नहीं पूछने के लिए। तो सर कलर चेंज कर लें प्लीज। मतलब ये मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब फैशन शो हो रहा है, साड़ी की दुकान लगा के रखे, बोले नीले नहीं पीली चलेगी, रानी वाला कलर चलेगी, गुलाबी कलर चलेगा, थोड़ा ये गुलेट इस तरह की होनी चाहिए, दुपट्टा इस रंग का होना चाहिए। मतलब ये फैशन शो चल रहा है यहाँ पे। मैंने भी फिर भी देखा, मैंने अपनी क्लास चला के देखी, मैंने ऐसा तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई कमेंट नहीं है तो भाई कलर ही चेंज कर दो सर। वाह भाई वाह। नहीं सर विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है। अब एक बात आई है, इन पीपीटी का कलर चेंज ही नहीं हो सकता, ये फिक्स है। कैसे इसका कलर चेंज हो सकता है? और रही बात रेड कलर की, रेड कलर के अलावा और कोई कलर इसको दिख नहीं सकता। और रेड कलर से मतलब क्या, लिखा तो ये ना ब्लैक कलर में लिखा नहीं तो आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको अलग कलर से मान लेता हूं, लीजिए मैं आप कह रहे हैं तो मैं इसको लीजिए दूसरा कलर को येलो कलर ले लूं, ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, येलो दिखेगा नहीं। अब येलो ले लूंगा तो इस पे फिर येलो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। फिर आप इसको कहोगे सर इसको चेंज करो, और येलो से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया साइमा झील, क्या आपको ये येलो से दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे। अब आप 3 देशों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिनलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, आप यहां पर भैया स्वीडन के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्वे के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, किसके बारे में पढ़ चुके हैं आप? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में आप यहां पर पढ़ चुके हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो जरा यहां पे ध्यान देंगे, ये जो देश आपको दिख रहे हैं ना, ये यही वाले देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तीनों देश मैंने आपको पढ़ा दिए, तीनों देशों से समझ में चीजें मैंने आपको बता दी। बात क्लियर है? ठीक है भैया। सर मुझे जियो नहीं पसंद था पर अब पसंद है। चलिए बहुत बढ़िया। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। जब मास्टर के पढ़ाने पे ध्यान हो ना तो कोई लगता ही नहीं है मास्टर क्या बोल रहा है वो सुनना है ना। लेकिन खैर, अब हम जिस देश के बारे में आएंगे, अब इधर आ जाएंगे, अब हम इस देश के बारे में पढ़ेंगे। ये देश कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अब आइसलैंड देश के बारे में। आइसलैंड के बारे में लिखिएगा कि इसकी राजधानी रेकजाविक है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रेकजाविक हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रेकजाविक हो जाएगी। दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड नहीं तो जी और कोई इस पे चल नहीं सकता, व्हाइट चल नहीं सकता। ये देखें, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। चलो, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रेकजाविक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी नोट कर लीजिएगा। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है कौन सी भी? रेकजाविक। मतलब पूरे विश्व के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर अगर कोई राजधानी है तो इसकी राजधानी रेकजाविक है। ध्यान रखिएगा, रेकजाविक। और इससे ऊपर किसी भी देश की कोई राजधानी नहीं है। और इससे ऊपर किसी देश की कोई राजधानी नहीं है। तो सबसे उत्तरतम राजधानी है, सबसे क्या हो जाएगी? उत्तरतम राजधानी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। ओके अनुपम झा जी लास्ट में दिखा देंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बस ये इसकी 2 बातें हैं आइसलैंड देश की, बस यही 2 विशेषता याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया। फिर तो आइसलैंड सबसे नॉर्थ का देश होगा ना सर? आइसलैंड नॉर्थ का देश नहीं होगा, कैपिटल नॉर्थ के देश है। जरूरी थोड़ी ना है, राजधानी स्थित है। राजधानी नीचे भी हो सकती है। ग्रीनलैंड के बारे में बताएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड है। आगे बात करेंगे और डेनमार्क देश के बारे में बात करेंगे। अब कौन से देश के बारे में बात करेंगे? तो अब हम यहां पर बात करेंगे डेनमार्क देश के बारे में।
एक मिनट, बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। चलो कोई नहीं, गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम क्या समझ गए, नॉर्वे पढ़ लिया, स्वीडन पढ़ लिया, फिनलैंड पढ़ लिया, आइसलैंड पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे देशों के बारे में। तो यहाँ पर इन देश के बारे में बात करेंगे, डेनमार्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, डेनमार्क के बारे में बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डेनमार्क के बारे में बात करेंगे। तो डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे डेनमार्क के बारे में, पहला पॉइंट पढ़ेंगे डेनमार्क के बारे में, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। इट्स कैपिटल इज कोपेनहेगन। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, कोपेनहेगन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सर जनरल में इतना डीप पढ़ना होगा पीआरटी के लिए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जो जनरल में कॉमन पेपर में उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से ऐड की है, और वो वहां पे उन्होंने कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है, कंप्लीट ज्योग्राफी सिलेबस मेंशन की है, कोई उन्होंने फिक्स नहीं किया है। तो हम आपको एक बेसिक पढ़ा रहे हैं। ये डीप मैंने आपको कहां से पढ़ा दिया, बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं। देशों के बारे में जानकारी तो दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, निशा जी, मैं आपको यहाँ पर देशों के बारे में जानकारी तो दे रहा हूं। और बीपीएससी बारे में तो पेपर में तो कुछ भी आता है ना। अब पीआरटी में इतना डीप तो नहीं आएगा। इस बात को कह करके आप वो ना करें, आएगा पेपर में, क्योंकि उन्होंने कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है। वो सिलेबस मेंशन कर देते, टॉपिक मेंशन कर देते, हम वही टॉपिक पढ़ाते। लेकिन उन्होंने कॉमन पेपर में कह दिया 120 नंबर में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाएगा। अब आप जीके जीएस में क्या उम्मीद करेंगी कि 1 से 6 तक के बालक के लिए क्या रहेगी, समझ रहे हैं। टीचर बनना सारा नॉलेज होना चाहिए, पता नहीं जी क्या कर सकते हैं आप लोग, सिवाय पढ़ने के अलावा सब कुछ करते हैं। मैं शायद ही संभवतः आगे का कोई भी बीपीएससी का बैच पढ़ाऊंगा, सारे बैच पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आप ही के बैच को नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोग सिवाय पढ़ने के अलावा सारे काम करते हो। डेनमार्क, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन हो जाएगी। या जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन दी जूटलैंड पेनिनसुला। जब आप डेनमार्क के बारे में देखेंगे तो प्रायद्वीप, आप जानते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप तो आप जानते हो ना कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ, जल से घिरा हो। जमीन का एक ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं भैया। उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो जमीन का एक ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये डेनमार्क, अगर आप देखोगे तो ऐसे करके अगर आप देखोगे यहां पे ऐसे करके देखोगे तो इधर भी नॉर्थ सी है, इधर आप देखोगे तो बाल्टिक सी है, इधर आप देखोगे तो ये भी सागर है। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रायद्वीप, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा। और उस प्रायद्वीप की वजह से याद रख लीजिएगा, उस प्रायद्वीप के कारण ही इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, जूटलैंड प्रायद्वीप। क्या नाम है, जूटलैंड प्रायद्वीप।
क्या नाम है भैया? जूटलैंड प्रायद्वीप। समी कुमारी कहने आप भी तो कमेंट देखते हैं, कमेंट ही मत देखिए, देखिए आप सर फालतू कमेंट ही मत लीजिए, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। मैं कमेंट इसलिए ओपन कर देता हूँ शायद किसी का जरूरी डाउट हो, लेकिन क्या बता सकते हैं, आप मजेदार बच्चे हैं और होगा कुछ नहीं। मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं ना मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पढ़ाते पढ़ाते 8-10 साल से ज्यादा होने को है यार, पता चल जाता है यार कौन बालक पढ़ने वाला, कौन बालक नहीं पढ़ने वाले। जितने भी फालतू के डाउट पूछते ना, इतना डीप में नहीं आएगा, 11th-12th में आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कोई पेपर पास नहीं कर पाएगा, लिख के ले लो मुझसे। उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ। यही हाल रहा तो एक भी पेपर पास नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, यही सत्यता है। पढ़ लेना कितना भी, क्योंकि चक्कर क्या, आपको विश्वास ही नहीं है, टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर विश्वास ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है वो तो आपसे ज्यादा पढ़ के बैठा है, उसने सिलेबस को पढ़ा होगा, चीजों को देखा होगा, आपने उसका पेड कोर्स लिया है। अगर हम आपको फालतू चीजें पढ़ा देंगे, आपके पेपर के बिना, पेपर में जो ना आए ऐसी चीजें पढ़ा देंगे, तो फिर आप अगली बार से हमारे कोर्स लोगे, हमसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो हम अपना बेस्ट देंगे ना कि हमें बच्चों का पेपर पास कराना है, आप लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दोगे, आप बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे। रिजल्ट आप अपने आप खुद से देख लेना, अगस्त में पेपर है, जुलाई और अगस्त पड़ा है, पता चल जाएगा। जब पेपर में जाओगे तब देखना, फिर याद करोगे यार ये क्वेश्चन तो इतना डीप में आ गया, फिर 1 से 5 में इतना डीप पूछेगा क्या, सर ये तो नहीं पूछना चाहिए। सर प्लीज एससीईआरटी पढ़ा दीजिए, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। सर कॉन्टिनेंट एनसीईआरटी कौन सी किताब में दे रखे हैं? सर ये वाला टॉपिक एससीईआरटी के कौन से चैप्टर में दे रखा है? सर प्लीज बताइए ना। सर पेपर कब होगा? ये वाले डाउट फिर आपको याद आएंगे। ठीक है, चलिए डेनमार्क के बारे में समझ गए। विश्व की दुग्ध नगरी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? विश्व की दुग्ध नगरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इज कॉल्ड द मिल्क सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसे विश्व की दुग्ध नगरी कहते हैं। दूसरी बात, होल्स्टीन गाय जो सर्वाधिक दूध देती है, याद रख लीजिएगा, होल्स्टीन गाय जो सर्वाधिक दूध देती है वो यहीं पर पाई जाती है। होल्स्टीन गाय जो सर्वाधिक दूध देती है वो यहीं पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर सम्मेलन होते रहते हैं कोपेनहेगन में। लेगहार्न मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है, विश्व में रिकॉर्ड है, वो यहीं पर डेनमार्क में पाई जाती है। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसी देश के अधिकार में है, इसी देश के अधिकार में है, ध्यान रखिएगा, इसी देश के अधिकार में है, याद रख लीजिएगा। स्टॉकहोम, यहां पर यह है स्टॉकहोम। ठीक है, अब हम आएंगे स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, चारों देशों को पढ़ लिया। इन्हीं चारों देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन चारों को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये वाला देश नॉर्वे, ये वाला देश स्वीडन, ये वाला देश फिनलैंड, ये वाला देश डेनमार्क। इन चारों देशों के समूह को हम क्या कहते हैं भैया? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, मैप ऑफ स्कैंडिनेवियाई देश। इसके अलावा भी इसके साइड में जो है, ध्यान रखिएगा, इसके साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक देश और है आइसलैंड। जब आइसलैंड को अगर हम शामिल कर देंगे तो उसको हम कहेंगे नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्री। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चार तो पहले थे स्कैंडिनेवियाई देश में। जब आइसलैंड को भी इसमें शामिल कर लेंगे, क्या आइसलैंड को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे तो ये कहलाएंगे नॉर्डिक देश, कहलाएंगे नॉर्डिक कंट्री कहलाएंगे, याद रख लीजिएगा। क्या कहलाएंगे? नॉर्डिक कंट्री कहलाएंगे। तो नॉर्डिक देश, स्कैंडिनेवियाई देश, और उससे पहले यहाँ पर डेनमार्क के बारे में। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसी देश के अधिकार में। लेगहार्न मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर सम्मेलन होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो
ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, इसके बाद फिर हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप फीडबैक दे करके जा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ख़राब लग रहा है, जिनको लग रहा है कि अरे यार ये मास्टर क्या ही पढ़ाता है, वो फीडबैक ना दें। ऐसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।